Hello everyone, I hope you all are doing really well. So our today's topic is about M phase, mitotic phase. लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था पूरा इंटरफेस कैसे जो भी सेल साइकिल की डिवीजन सेल साइकिल में एंटर कर रहा था सेल डिवीजन के लिए, वो इंटरफेस के G1 S G2 फेजेस में क्या हो रहा था उसके साथ वो अपन ने देखा था. ठीक है, तो बेसिकली मैंने तुमको पहले भी समझाया था इंटरफेस वाला जो फेज होता है, ठीक है, वो शादी का प्रिपरेटरी फेज होता है. 90% ऑफ द सेल जो होगा वो अपना टाइम जो होगा इंटरफेस में ही बिताएगा और माइटोटिक फेज एम फेज के लिए तैयारी करेगा जहां पे उसका एक्चुअल डिवीजन होगा. ठीक है, अब जो एम फेज होता है, एम फेज एक्चुअल शादी वाला फेज होता है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है सेल साइकिल का. यहाँ पे सेल का एक्चुअल डिवीजन होगा, क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो एम फेज में जो सबसे पहला स्टेज होगा दैट इज न्यूक्लियस का डिवीजन, जिसको अपन कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के बाद आएगा साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन. ठीक है, तो एम फेज को माइटोटिक फेज भी बोलते हैं. अब ये माइटोटिक और एम फेज को मियोटिक फेज भी बोल सकते हैं. जस्ट बिकॉज अपन माइटोसिस की बात कर रहे हैं पहले, तो इसको माइटोटिक फेज बोलेंगे, बट जब नेक्स्ट टॉपिक में अपन मियोसिस पढ़ेंगे तब उसमें एम फेज को मियोटिक फेज बोलेंगे. ठीक है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज होगा सेल साइकिल का, ऑब्वियसली मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होगा. ठीक है, 10% ऑफ द टोटल टाइम, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जो था सेल जो था वो अपना इंटरफेज में था, जहां पे मेजर उसको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए था, तो 10% ही अपना टोटल टाइम निकालेगा. इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं. ठीक है, जब मैंने तुमको बेसिक्स वाला वीडियो पढ़ाया था, सबसे फर्स्ट वीडियो सेल डिवीजन का, इस चैप्टर का, तब मैंने तुमको एक ब्रीफ कंपैरिजन करवाया था बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. ठीक है, तो वहां पे मैंने माइटोसिस को तुमको बताया था कि माइटोसिस हमेशा एक इक्वेशनल डिवीजन होता है. इक्वेशनल डिवीजन क्यों होगा वो इस वीडियो में तुमको पता चलेगा, क्योंकि जो पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उतने के उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके डॉटर सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. सबसे पहला जो होगा कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. ठीक है, अब न्यूक्लियस के डिवीजन में 4 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहला स्टेज आएगा प्रोफेज, उसके बाद आएगा मेटाफेज, उसके बाद आएगा एनाफेज और उसके बाद आएगा टीलोफेज. ये सीक्वेंस तुमको याद होनी चाहिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ठीक है, प्रोफेज में सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होगा और टीलोफेज में सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म होगा. मतलब कैरियोकाइनेसिस यहां पे स्टार्ट होगा और कैरियोकाइनेसिस यहां पे खत्म होगा. एक बार जब न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद आएगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस. ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जब सेल जो था, मतलब एक मैं तुमको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि इंटरफेज में जब सेल एंटर नहीं किया था, ठीक है, तब सेल का क्या हालत था. डीएनए का कंटेंट समझो 2C, एक 2C एक रैंडम नंबर है. ठीक है, तो क्रोमोसोम का नंबर रैंडमली अपने ने 4 रखा है और क्रोमैटिड्स का नंबर भी 4 रखा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी सेल के पास सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे गिनते हैं मैंने तुमको समझाया था, सेंट्रोमियर का नंबर गिन लेने का. ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे. बिफोर इंटरफेस की बात कर रहा हूं मैं. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 है, क्रोमैटिड का नंबर 4 है और डीएनए का कंटेंट 2C है. ठीक है, अब इंटरफेस में हुआ क्या, G1S और G2 फेज हुआ. G1S G2 के S फेज में तुम याद करो, रिकॉल करो, S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था, तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल अप हो रहा था, बट क्रोमोसोम का नंबर सेम ही था. ठीक है, तो आफ्टर इंटरफेस हुआ क्या कि ये देखो, ये वाला जो सेम क्रोमोसोम था उसके यहाँ पे सिर्फ एक उसकी सिस्टर क्रोमैटिड ऐड हो गई, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया. ठीक है, तो आफ्टर इंटरफेस क्या सीन चलेगा, डीएनए का कंटेंट हो गया 4C, 2C से 4C मतलब डबल हो गया. क्रोमोसोम का नंबर 4 था, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा. क्रोमैटिड्स का नंबर हो गया 8, क्योंकि एक एक सिस्टर क्रोमैटिड सब में ऐड हो गई. यहाँ पे 1 2 3 4 क्रोमैटिड, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्रोमैटिड्स हो गए. ठीक है, तो ये हो गई इंटरफेस की कहानी. अब अपन स्टार्ट करते हैं इंटरफेस के बाद जब सेल एम फेज में एंटर करता है, तो एक एक करके देखेंगे. सबसे पहला फेज अपन देखते हैं प्रोफेज. ठीक है, तो प्रोफेज सबसे फर्स्ट फेज होगा अपना एम फेज का. एम स्टेज का सबसे फर्स्ट स्टेज होता है प्रोफेज. ठीक है, यहां पे मेजर इवेंट क्या होगा. अब जो मैंने तुमको लास्ट जो अभी बताया कि इतने क्रोमोसोम्स थे, इतने क्रोमैटिड्स थे, तो वो मैंने तुमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि तुम अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओ कि हाँ कि डीएनए का कंटेंट 2C हो गया, 2C से 4C हो गया, तो डबल अप हो गया. ठीक है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है.
ठीक है। जब तक मतलब अगर सेल को पता है ना कि डिवीजन स्टार्ट नहीं करना है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो हमेशा वो ऐसा गुच्छे में रखता है, टैंगल अप होकर रखता है। इस टैंगल्ड अप गुच्छे को अपन डीएनए के गुच्छे को अपन बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है कि नॉर्मल मतलब डीएनए जो है वो अपना क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। ठीक है। अब प्रोफेज में जब सेल एंटर किया है, तो सेल को पता है कि अब न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है, तो सेल को क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आना पड़ेगा। तो ये जो गुच्छा होता है डीएनए का, वो अपने को एक मतलब अच्छे से वाइंड अप करना चालू करता है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है। तो क्या होगा, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होके ये क्रोमोसोम्स बना देंगे। ठीक है। तो सबसे एक की फीचर होता है प्रोफेज का कि क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेशन चालू करेगा, और कंडेंसेशन चालू करके क्रोमोसोम्स की फॉर्म में बनने लगेगा। ठीक है। दूसरा, यहां पे अपन मेजरली एनिमल सेल की बात करेंगे। तो एनिमल सेल में जब मैंने तुमको सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने सेंट्रियोल्स पढ़ाए थे। ठीक है। सेंट्रियोल्स में से स्पेंडल फाइबर्स निकल रहे थे। तो सपोज करो यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स थे, तो ये सेंट्रियोल्स जो है, ये इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स को। तो ये जो 2 सेंट्रियोल्स हैं, वो दोनों पहले यहाँ पे प्रेजेंट थे, वो दोनों अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अपोजिट पोल पे मूव करेंगे ताकि मतलब अपने स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम से उसको पकड़ पाए और वहां से उसको पुल कर पाए। ठीक है। आगे देखेंगे। तो 2 मेन की फीचर्स यहाँ पे क्या हुआ कि क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है। और सेंट्रोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। एक और चीज यहाँ पे होती है कि अब सपोज करो ये अपना पूरा सेल है, ये अपना न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर एनवलप होगी, न्यूक्लियोलस होगा, पूरा न्यूक्लियस का कॉम्प्लेक्स होगा। पर अभी ये जो सेंट्रोसोम्स है, ठीक है, वो तो साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है। वो सेंट्रोसोम्स जो है वो स्पिंडल फाइबर्स को छोड़ने वाले हैं। तो अगर न्यूक्लियस के ऊपर एक एनवलप हुई, ठीक है, उसके ऊपर एक कवरिंग हुई, तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्रोमोसोम से कभी अटैच भी नहीं हो पाएंगे। तो प्रोफेज में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करना चालू हो जाती है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। तो सिर्फ सेल में बचेगा क्या, 2 सेंट्रियोल्स बचेंगे जो अपोजिट पोल्स पे हैं, और बीच में तुम्हारा क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो होगा क्या, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे मूव कर गए होंगे, तभी स्पिंडल फाइबर से वो अटैच हो पाएंगे। ठीक है। तो ये मेन की फीचर्स होते हैं। प्रोफेज में तुमको इतना याद रखना है। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक। सबसे पहला स्टेज होगा एम फेज का। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे तुम्हारा क्रोमोसोम्स जो होगा वो कंडेंस होगा, क्रोमैटिन कंडेंस होगा और क्रोमोसोम्स बनाएगा। ठीक है। सेंट्रोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है। और होगा डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, ये सबका डिसअपीयरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपनी बात हुई प्रोफेज की। अब देखते हैं सेकेंड फेज, दैट इज मेटाफेज। तो मेटाफेज अगेन सेकेंड स्टेज हुई माइटोसिस की। एम फेज की सेकेंड स्टेज को मेटाफेज बोलते हैं। ठीक है। मेटाफेज में होगा क्या कि जो भी अपने क्रोमैटिन मटेरियल से जो भी कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम्स बने हैं, ठीक है, वो क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को एक सेंटर में इस तरह से अलाइन कर देंगे। ठीक है। इस तरह से क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट हो जाएगा। तो एक देखो, सारे के सारे सेंट्रोमियर्स जो है वो एक लाइन में आ गए। 4 के 4 क्रोमोसोम्स जो थे वो एक लाइन में आ चुके हैं। तो ये एक प्लेट लाइक फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। इस प्लेट को अपन बोलते हैं मेटाफेज प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है। सबसे की फीचर होता है ये मेटाफेज का कि मेटाफेज के अंदर सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, और उसको अपन मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। ठीक है। तो ऑल क्रोमोसोम्स अराइव इन द सेंटर ऑफ द सेल, और उसको अपन मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है। जो कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बना रहा था, ठीक है, तो वो कंडेंसेशन जो है वो सबसे मैक्सिमम मतलब अपनी पीक लिमिट पे पहुंच जाता है मेटाफेज के अंदर। मतलब क्रोमोसोम्स इतने अंदर 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 एक दूसरे से वो वाइंड हो जाता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो बहुत ज्यादा भी थिक हो जाता है और बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर क्रोमोसोम बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो ये क्रोमोसोम जो है बहुत इजीली डाई को कैचअप कर लेता है। अब क्रोमोसोम है क्या, डीएनए। डीएनए क्या है, एसिडिक। तो अगर उसको बेसिक डाई से तुम स्टेन करोगे तो बहुत अच्छे से वो डाई को कैचअप कर लेगा, और कैचअप अगर अच्छे से करेगा डाई को, तो माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत अच्छे से विजिबल होगा। अब ये माइक्रोस्कोप के अंदर इतना अच्छे से विजिबल होता है कि तुमको क्रोमोसोम्स के बारे में कोई भी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, कोई भी उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है,
तो मेटाफेज जो होता है सेल साइकिल में, पूरा जो मेटाफेज का फेज आता है उसमें क्रोमोसोम सबसे ज्यादा थिक और शॉर्ट होता है और सबसे ज्यादा कंडेंस्ड हुआ हुआ होता है। तो अगर तुमको क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करनी है तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज। ठीक है, बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम। अब कैसे, अपने ने जब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़े थे तब मैंने तुमको सारे टाइप्स बताए थे। ठीक है, तो वो सब जो टाइप्स होते हैं वो तुम क्रोमोसोम मेटाफेज के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि मैंने तुमको बताया था कि ये सेंट्रियोल्स थे। पहले प्रोफेज में वो यहां था, यहां से वो मूव करेगा तो ये एक पोल बनी और ये उसकी अपोजिट पोल बनी। तो सेंट्रोमियर्स जो थे वो अपोजिट पोल पे आ गए और सेंट्रोमियर्स ने अपने स्पिंडल फाइबर्स निकाले। तो स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो अपने सेंट्रोमियर पे जाके अटैच हो गए। ठीक है, अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, सेंट्रोमियर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस माइन्यूट प्रोटीन्स को अपन बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, वो रीजन को अपन बोलते हैं काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो काइनेटोकोर पे जाके अटैच कर जाते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज की सबसे इंपॉर्टेंट बातें, की बातें क्या है कि मेटाफिजिक प्लेट बनेगी। क्रोमोसोम जो है वो सबसे ज्यादा अभी कंडेंस्ड होगा और सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा। तो बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए, उसकी टाइप्स पढ़ने के लिए। ठीक है, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपने ये सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं और इसके जो स्पिंडल फाइबर्स जो इसने निकाले हैं, मतलब स्पिंडल फाइबर्स मतलब रस्सियां, वो रस्सी जो है वो सेंट्रोमियर पे जाके अटैच्ड हो चुकी है काइनेटोकोर वाले रीजन पे। ठीक है, अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब तुम देखो, डीएनए का कंटेंट आफ्टर इंटरफेस 4C था तो अभी भी 4C ही है, क्योंकि अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है न्यूक्लियस में। ठीक है, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी 4 है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स भी 8 है। ठीक है, तो अभी तक जैसा इंटरफेस के बाद जो अपना सीन चल रहा था डीएनए कंटेंट में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स में, वो अभी भी सेम है। ठीक है, अब ट्विस्ट आएगा कहानी में। अब अपन बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज जो होता है वो थर्ड फेज होता है माइटोसिस का, थर्ड स्टेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, एनाफेज में क्या हुआ कि जो यहाँ पे बीच में क्रोमोसोम्स अटैच थे, तो वो जो क्रोमोसोम बीच में था तो उसके आसपास इस साइड के सेंट्रोमियर पे इस साइड वाले सेंट्रोमियर ने स्पिंडल फाइबर निकाला था और इस साइड वाले पे इस साइड वाली सेंट्रोमियर ने स्पिंडल फाइबर निकाला था। तो अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो धीरे धीरे खींचने लगते हैं, शॉर्ट होने लगते हैं, तो उसकी वजह से पुलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जब ये पुलिंग इफेक्ट आता है तो ये पुलिंग इफेक्ट जो होता है वो सेंट्रोमियर को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। ठीक है, तो होता क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे, अब मैंने तुमको लास्ट में बताया सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, तो वो जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स एंड बिकम्स इंडिविजुअल डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये सेपरेट हो गए तो ये भी एक क्रोमोसोम बन गया, ये भी एक बन गया, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 4 क्रोमोसोम के अब टोटल 8 क्रोमोसोम बन चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या, देखो डीएनए का कंटेंट अगर मैं इस हाफ की बात करूं, ठीक है, अगर इस हाफ की बात करूं तो टोटल कंटेंट ऑफ डीएनए अपने पास था 4C। ठीक है, मेटाफेज तक भी 4C था, बट अब आधा डीएनए जो था वो इधर चला गया तो इधर कितना बचा, 2C। ठीक है, टोटल 8 क्रोमेटिड्स थे, 4 क्रोमेटिड्स इधर चले गए तो 4 क्रोमेटिड्स इधर हो गए और यही क्रोमेटिड्स जो है वो क्रोमोसोम बन चुके हैं, तो 4 क्रोमोसोम इधर हो गए। ठीक है, तो ऐसे इनका स्प्लिटिंग हो गया। डॉटर क्रोमोसोम्स, अब इसको अपन क्रोमेटिड्स नहीं बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे क्योंकि ये क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। डॉटर क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टू द अपोजिट एंड्स ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जैसा कि मैंने बताया स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट हो गए तो पुलिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ, उस पुलिंग इफेक्ट की वजह से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। ठीक है, ईच पोल रिसीव्स आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंश्योरिंग जेनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें कभी भी है ना ऐसा नहीं होगा कि टोटल 4C कंटेंट था डीएनए का तो 3C एक जगह चला गया और 1C एक जगह चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इक्वल आइडेंटिकल स्प्लिटिंग होगी ताकि दोनों जो डॉटर सेल है, अब देखो ये वाला जो फेस था ये खुद अलग सेल बन जाएगी और ये एक अलग सेल बन जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या कि जो डॉटर सेल्स बनी है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना पूरा एनाफेज। अब तुम समझो, ये क्रोमोसोम था, ठीक है, मैंने तुमको बताया था क्रोमोसोम्स कैसे गिनते हैं, तुम सेंट्रोमियर का नंबर गिन लो। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है,
बट इसकी सिस्टर क्रोमैटिड्स भी प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इसमें है 2। कैसे 2? एक तो नॉर्मल और एक उसकी सिस्टर। ठीक है, यहां पे गिनो, ये कितना क्रोमोसोम हो गया? एक। यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्योंकि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 है, बट यहाँ पे क्रोमैटिड सिर्फ एक ही है क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट नहीं है। तो इसको भी तुम क्रोमोसोम बोलोगे और इसको भी तुम यहाँ पे क्रोमोसोम बोलोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब इनका स्प्लिटिंग हो गया तब जो सिस्टर क्रोमैटिड थी उसको मैंने क्रोमोसोम बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट फेज अपन देखते हैं। नेक्स्ट फेज आती है अपनी टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज में कुछ भी नहीं होगा। प्रोफेज में जो हो रहा था, प्रोफेज का सब कुछ अपोजिट कर दो। ठीक है, प्रोफेज में क्या हो रहा था? डीएनए का कंडेंसेशन, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन, तो क्रोमोसोम बन रहे थे। अब यहाँ पे न्यूक्लियस स्प्लिट हो चुका है अपना, तो होगा क्या कि जो क्रोमोसोम बने हुए उसका डीकंडेंसेशन चालू हो जाएगा और वो वापस से जो ऐसा क्रोमोसोम बना हुआ था वो अब ऐसा बन जाएगा। डीकंडेंसेशन की प्रोसेस बोलेंगे। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि सेल को ऐसा क्रोमोसोम को होल्ड करने में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो सेल ऐसा फॉर्म तभी अचीव करता है डीएनए का क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जब वो डिवीजन कर रहा हो। ठीक है, तो टीलोफेज लास्ट स्टेज हो गई, 4th स्टेज हो गई माइटोसिस की। ठीक है, अब जो डॉटर क्रोमोसोम्स थे वो डॉटर क्रोमोसोम्स अपने अपोजिट एंड पे पहुंच जाएंगे। ये देखो, ये यहां से स्प्लिटिंग हो गई और ये 1 2 3 4 यहाँ पे ये अलग पहुंच गए और ये लोग यहाँ पे अलग पहुंच गए। ठीक है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेज के अंदर और क्या हो रहा था? न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस जो थे वो डिसइंटीग्रेट कर गए थे क्योंकि तो ही तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हो पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? वापस से रीअपीयरेंस हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से बनने लग गई, न्यूक्लियोलस जो था वो वापस से बनने लग गया। ठीक है, और जो स्पिंडल फाइबर्स जो थे सेंट्रियोल के, वो स्पिंडल फाइबर्स भी डिसअपियर कर जाएंगे। ठीक है, देखो डायग्राम में कि क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होने लग गए हैं, न्यूक्लियोलस रीअपीयर कर गया है, न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बन गई है, स्पिंडल फाइबर्स डिटैच होने लग गए हैं। ठीक है, तो अब मैं तुमको थोड़ा सा नंबर ऑफ मतलब क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स का नंबर और डीएनए का मटेरियल उसके बारे में बताता हूं। देखो, जब अपना इंटरफेस मतलब जब अपना आफ्टर इंटरफेस की बात करते हैं, आफ्टर इंटरफेस डीएनए का अमाउंट था 4C। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे 4 और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स थे 4। ठीक है, ये बात तुम थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, सेम है। 4C, 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब इसके एक डॉटर सेल में बात करते हैं। एक डॉटर सेल में क्या हुआ? ये सब आधा आधा हो जाएगा। आधा क्रोमोसोम ऊपर चला गया, आधा क्रोमोसोम नीचे चला गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कितना हो गया? डीएनए का अमाउंट 2C। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी वही नवी क्रोमोसोम बनी है, तो क्रोमोसोम का नंबर भी सेम रहा 4। बट क्रोमैटिड्स का नंबर क्या हुआ? क्रोमैटिड्स तब 4 नहीं थे, तब क्रोमैटिड्स 8 थे। ठीक है, आधे क्रोमैटिड ऊपर चले गए और आधे क्रोमैटिड्स नीचे रह गए, तो क्रोमैटिड्स का नंबर क्या हुआ? 4। ठीक है, तो टीलोफेज के बाद ये सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं साइटोकाइनेसिस। अब एक बार टीलोफेज से तुम्हारा जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसकी प्रोसेस पूरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अब आता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस, द प्रोसेस बाय विच द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया था, लास्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियस बन गया, ये एक न्यूक्लियस बन गया। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसको 2 हिस्सों में अगर तुम तोड़ दो तो 2 अलग अलग सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो वही होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस में मेन बात याद रखने की ये है कि एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट देन प्लांट सेल्स। ठीक है, तो एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होगा कि ये एक सेल था, ये एक सेल था, अपन जो देख रहे थे वो एनिमल सेल ही थे अभी तक। ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर से कटेगा। ठीक है, यहां से साइटोप्लाज्म कटना चालू होगा। ठीक है, यहां से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये दो सेल्स जो है वो 2 सेल ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो एनिमल सेल में इसको जो बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्लीवेज फरोटाइप। ठीक है, क्लीवेज फरोटाइप सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की साइड आएगी, अंदर की साइड आके टूटेगी, और इस पैटर्न को अपन बोलते हैं सेंट्रीपीटल पैटर्न, क्योंकि जो भी फोर्स अंदर की साइड लगता है उसको सेंट्रीपीटल फोर्स बोलते हैं, जो भी फोर्स बाहर की साइड लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ये फोर्स जो था वो अंदर की साइड लगा था, तो इसीलिए इसको सेंट्रीपीटल मैनर बोलते हैं। ठीक है, बल्कि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट रहता है। डिफरेंट कैसे है? प्लांट सेल के अंदर
फरो से, क्लीवेज फरो से साइटोकाइनेसिस नहीं होता। यहां पे एक सेल प्लेट बनती है, ठीक है। ये जो है ये सेल प्लेट है। तो ये जो सेल प्लेट है वो सेंटर में स्टार्ट होती है और पेरीफेरी तक जाती है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है वो बाहर की साइड लग रहा है, तो इस फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, ठीक है। सेल प्लेट बनेगी, ठीक है। तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट की वजह से होगा, बल्कि एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो क्लीवेज फरो फॉर्मेशन में होगा, ठीक है। अब अगर कैरियोकाइनेसिस हो गया है, ठीक है, अब सपोज करो कि ये कैरियोकाइनेसिस हो जाता, ये यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गया, ये एक न्यूक्लियस बन गया, ये एक न्यूक्लियस बन गया, बट कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। अगर साइटोकाइनेसिस होगा ही नहीं तो ये एक पूरा एक कंप्लीट सेल ही रह जाएगा, जिसमें एक न्यूक्लियस तो ये हो गया, एक न्यूक्लियस ये हो गया, ठीक है। तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट। अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता उसको अपन बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियर स्टेट, और उसका एग्जांपल आता है एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ठीक है। ये अपन प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन पूरा माइटोसिस का, ठीक है। माइटोसिस जो था वो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस थी। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस थे। सबसे पहला था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद हो रहा था साइटोकाइनेसिस, ठीक है। प्रोफेज में अपने ने की फीचर क्या देखा कि क्रोमोसोम, क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बना रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा था, ठीक है। मेटाफेज में अपने ने देखा कि जो कंडेंस हुए हुए क्रोमोसोम है वो सारे के सारे मिडिल में आके अटैच होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्रोमोसोम सारे सेंटर में अटैच, सेंटर में लग गए, ठीक है। एनाफेज में क्या हो रहा था कि स्पिंडल फाइबर्स की शॉर्टनिंग हो रही थी। वो शॉर्टनिंग की वजह से एक क्रोमोसोम जो था सेंट्रोमियर स्प्लिट होके उसकी सिस्टर क्रोमैटिड्स 4 ऊपर जा रही थी, 4 नीचे आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा था, ठीक है। टीलोफेज में क्या हुआ, जो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसइंटीग्रेट हो गए थे प्रोफेज में, वो वापस से रीअपियर कर जाते हैं और 2 न्यूक्लियस वापस से बन जाते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या था, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म कैसे बन रहा था, सेल प्लेट फॉर्म में ऐसे बन रहा था, बाहर की साइड फोर्स लग रहा था, बाहर की डायरेक्शन में जा रहा था, इसीलिए उसको सेंट्रीफ्यूगल मैनर बोला, ठीक है। एनिमल सेल में क्या हो रहा था, क्लीवेज फरो, बाहर से अंदर आ रही थी, मेम्ब्रेन इनवर्डली कट हो रही थी, तो उसको क्लीवेज फरो मैनर बोला या सेंट्रीपिटल मैनर बोल दिया, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसका एक निमोनिक होता है ग्रेस करके, निमोनिक से तुम याद रख सकते हो। अब सबसे पहले आता है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अपनी बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जब एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल ऐसे बनेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा माइटोसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। मियोसिस ग्रोथ में मियोसिस का काम नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आता है रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन का मतलब क्या है कि कोई सेल डैमेज हो चुका है, ठीक है, कोई सेल को रिप्लेस करना है, तो वो सब के लिए भी माइटोसिस की प्रोसेस आएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइटोसिस करके ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में आता है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए होता है, जो अपने ने डिटेल में देखा, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ माइटोसिस के सिग्निफिकेंस, इसमें से तुमको दे देंगे कि ऑड वन आउट कौन सा होता है, कौन सा वो नहीं होगा माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ऐसा कुछ भी तुमको दे देंगे, वो तुम ऑड वन आउट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अपन देखते हैं पूरी स्टोरी कि हुआ गया। बिफोर इंटरफेस, इंटरफेस के पहले सेल को डिवीजन वाली स्टेट में सेल नहीं था, ठीक है। तो बिफोर इंटरफेस था क्या, ये क्रोमैटिन मटेरियल था, ठीक है। मैंने तुमको बताया जब सेल को डिवाइड करना होगा, जब सेल को पता होगा कि मुझे डिवीजन करना है, तभी वो क्रोमैटिन को क्रोमोसोम बनाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम को होल्ड करना है बहुत एनर्जी लगती है, तो सेल ऐसी बेकार की एनर्जी यूज नहीं करेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए अपन मानते हैं 2C, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माने 4 और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स माने 4। आफ्टर इंटरफेस, इंटरफेस में क्या हुआ, एस फेज आई, एस फेज ने डीएनए का नंबर तो डबल कर दिया, डीएनए का अमाउंट डबल कर दिया, बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रखा, ठीक है। तो डीएनए का कंटेंट हो गया 4C, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम के सेम 4 के 4, और क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐड हो गई, तो 4 क्रोमैटिड की 8 क्रोमैटिड हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आया एम फेज। आफ्टर एम फेज, एम फेज में क्या हुआ, आधा जो डीएनए था वो ऊपर चला गया, आधा डीएनए ऊपर चला गया, ठीक है। तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सारी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया 2C, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए 4, और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हो गए, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। तो तुम अब कंपेयर करो, ये जो है ये इसका पेरेंट सेल है,
ठीक है। और ये जो है अपनी डॉटर सेल्स है, ठीक है। पेरेंट सेल में नंबर ऑफ डीएनए 2C, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 और क्रोमेटिड्स का नंबर 4, और वही का वही डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ डीएनए का अमाउंट 2C, क्रोमोसोम का नंबर 4 और क्रोमेटिड्स का नंबर 4, ठीक है। तो अब तुम रिलेट करो कि ये एक डॉटर सेल था, इसके अंदर ये डेटा था, ये का ये डेटा उसकी डॉटर सेल में ऐसे का ऐसे ट्रांसफर हो गया, कुछ भी चेंज नहीं आया, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी उतने रहे, डीएनए का कंटेंट भी उतना रहा और क्रोमेटिड्स का नंबर भी उतना रहा, ठीक है। तो इसी की वजह से जो पेरेंट सेल में जो डेटा था वैसा का वैसा सेम डेटा उसकी डॉटर सेल्स में होता है, सेम अमाउंट में। इसीलिए माइटोसिस को अपन बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। आई होप माइटोसिस का टॉपिक तुमको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन मियोसिस पढ़ेंगे इन डिटेल। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तुमको जो भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आई विल क्लियर देम ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच।